का समर्थन करते हुए सभी मान्य सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है और हम बाद में आएंगे उसके ऊपर में, लेकिन मैं एक दो बात की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा। चले गए कपिल सिब्बल साहब, चले गए और शर्मा जी भी क्या कहते हैं कि नहीं हैं। अब हमको पता नहीं चल रहा है कि इनके स्पोक्समैन हैं कौन। शर्मा जी ने सवेरे सवेरे सब जोरदार ढंग से सपोर्ट किया, कल लोकसभा में सब लोगों ने सपोर्ट किया, 3 क्या कहते हैं खिलाफ में क्या कहते हैं कि मत पड़ा। आरजेडी के क्या कहते हैं कि मनोज झा जी हैं कि वो भी चले गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया। 3 सिर्फ खिलाफ में गए, उनका नाम हम लोगों को मालूम है, ओवैसी जी वगैरह। और उसके बाद जब यहाँ मामला आया है तो खुल करके विरोध कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं एक मिनट एक मिनट प्लीज थैंक यू प्लीज अपनी जगह बैठे। प्लीज माननीय कलिता साहब आप सब नहीं देखिए, हमने आरजेडी के समर्थन में कहा, उन्होंने खुल के कहा कि मैं विरोध करता हूं। कृपया अपनी जगह बैठे। माननीय कलिता जी आप अपनी बात कह चुके हैं। माननीय बोराज तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसका समर्थन करें। कपिल सिब्बल जी ने 3 बातें कही। एक, उन्होंने कहा इनकम के लिए, तो जो इनकम है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई इनकम की सीमा नहीं है, इसलिए 5,000, 10,000, 15,000 की जो बात उन्होंने कहा वो क्या कहते हैं कि गलत है। दूसरा, जो ओबीसी का है उसका आय का सीमा 8 लाख है। ये नहीं है कि 8 लाख में कितने लोग आते हैं, 8 लाख तक है, 8 रुपया से लेकर के 8 लाख तक। उसी तरीके से जो अभी क्या कहते हैं कि जो आया है उसकी भी सीमा जो है 8 लाख है तक है और 5 एकड़ है, मतलब 5 एकड़ तक। प्लीज अपनी जगह बैठे। प्लीज देखो, तुम बेटी के माननीय मंत्री जी आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोले। इसलिए करूंगा कि अपनी जगह बैठे। प्लीज मैं एक मिनट इधर से कोई मत बोलिए ना, बोलने दीजिए, अपना शांत हो जाएंगे ना। तो मैं लेट हिम फिनिश, आई विल कम, लेट हिम फिनिश प्लीज। मनोज देखिए, आई विल कम। मिसा जी मैं आऊंगा, मैं कहूंगा, झा साहब मैंने कहा, मैं आपको कहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज आप बैठे। तो आप दूसरी बात जो है, देखिए हम लोग सब लोग एक ही परिवार के रहे हैं और आप लोग लड़ते मंडल में, हम लोग साथ में लड़े हैं और ठीक कोई बात नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। कृपया आपका बोलने का समय। माननीय रामविलास जी की बात क्या, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, आप बोले। सुनिए, आप बोले। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि जो 10% का दिया गया है, मंडल कमीशन के जज ने जो है उसको कहा इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात को भूल गए कि मंडल कमीशन के सामने में जो है संविधान की धारा 16(4) था और 16(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के लिए है और इसलिए सुप्रीम अभी तक जो है संविधान की धारा 15 में या 16 में आर्थिक आधार नहीं जोड़ा गया था और इसलिए उसने कहा कि हमारे सामने में सिर्फ 16(4) है और इस 16(4) में जो है उसको हमको जजमेंट देना है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण लिखा हुआ है, वो आर्थिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि इसमें नहीं आ सकता है और इस आधार पर उन्होंने कहा कि वो असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में नहीं है। अब ये संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है, जो 15(6) है और 16(6) में आ रहा है, तो अब वो संवैधानिक हो जाएगा और जब संवैधानिक हो जाएगा तो वो जो असंवैधानिक कहा जा रहा था वो मामला जो है खत्म हो जाएगा।
तीसरा चीज क्या कहते हैं कि जो 50% तक आरक्षण का मामला है, वो भी 50% तक आरक्षण जो है वो भी जो है 16(4) के अंतर्गत था, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो है पिछड़े क्या कहते हैं पिछड़े हुए हैं, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के कहते हैं कि जो है समुदाय के लोग हैं उनके लिए था। लेकिन उसके अलावे ये जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है या इकोनॉमिक क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या कहते हैं कि जो है वो उसके अलावे है और वो संवैधानिक है। इसलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है जब कहा था उसको नोटिफिकेशन किया था, तो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि ये मामला जो है चूंकि हम 16(4) को देख रहे हैं, संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप संविधान में जुड़ गया है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जब जाएगा तो वो सीधे क्या कहते हैं कि संवैधानिक बन जाएगा। और उसके अलावे भी हमने मांग किया है, हम देखिए उपाध्यक्ष जी, मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी है अनुसूचित जाति जनजाति का, तो जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसका क्राइटेरिया सामाजिक है। वो पहले आज जो दलित जिसको कहते हैं, हालांकि दलित जो है अनुसूचित जाति है। ये अनुसूचित जाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये पहले अछूत थे, इनको छूना पाप माना जाता था। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता था, लेकिन जो है अछूत को जो है दलित को जो है कहा जाता था अछूत है, इससे छुआछूत रखा जाता था। तो जब पहला आरक्षण जब हुआ, हालांकि 42 से शुरू हुआ, अरे क्यों हल्ला करती हैं? कृपया इस तरह से हस्तक्षेप करना सही नहीं है आप। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है कि आए जब क्या कहते हैं कि जब जो है आज़ादी की लड़ाई क्या कहते हैं कि जो हुई चली, तो महात्मा गांधी जी ने जो है इसका नाम हरिजन रखा। लेकिन हुआ कि हरिजन अनपार्लियामेंट्री शब्द है, और दक्षिण भारत में जो देवदासी होती है उसके जो बच्चे होते हैं उसको हरिजन कहा जाता है, इसलिए असंसदीय है। तब उसको क्या कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कहा। शेड्यूल कास्ट का मतलब है कि वो कास्ट जो संविधान के शेड्यूल में है। तो इसलिए जो इसका आरक्षण है, इसके आरक्षण में जो है कहीं कोई सामाजिक आर्थिक आधार ये सही नहीं है। कृपया बोलने दे, कृपया उन्हें बोलने दे। हाँ आगे नहीं बैठकर बीच में बिना अनुमति बीच में बोलना सही नहीं है। कृपया बोलिए। तो उसमें भी जो आपको मालूम है कि जो अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला वो पहले हिंदू जो अनुसूचित जाति के थे उनको दिया गया, फिर बाद में उसमें जो है सिख को जोड़ा गया, और फिर बाद में जो है 1990 में जो है उसमें जोड़ा गया 9 बुद्धों को। फिर उसके बाद जो मंडल कमीशन के संबंध में कहा गया कि 1980 में मंडल कमीशन ने अपना रिपोर्ट दे दिया। 80 में देने के बाद 10 साल तक क्या कहते हैं कि वो रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। और जब आपका जब मौका आएगा तो आप बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका जब मौका आएगा तो बोलेंगे, आपका मौका आएगा बोलिएगा। देखिए आप बोलिए। मंडल कमीशन इनको कहिए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनको मालूम है। आप कृपया अपनी जगह पर बैठे, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया हस्तक्षेप न करें। तो इसलिए जो है 1989 में हम उस समय में मंत्री थे, और बीपी सिंह जी की जब सरकार बनी तो उस समय में जो है मंडल कमीशन को लागू किया गया। और उस समय में भी हम लोग चाहते थे कि इकोनॉमिक आधार पर हो, लेकिन जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने देख रहा था 16(4) को, और उसमें नहीं था, वो था। अब तीसरा जो मामला है वो है आर्थिक आधार का। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने हमेशा से कहा है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी क्या कहते हैं कि विशेष अवसर मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब होता है
विशेष अवसर होता है। और जितने भी लोग हैं यहाँ क्या कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि जितने भी बीएसपी में क्या कहते हैं कि नेता हैं, सतीश चंद्र मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी में थे जनेश्वर मिश्रा जी, हम लोगों के पार्टी में क्या कहते हैं चाहे मधुल मिया हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, एसएम जोशी हो, राजनारायण जी हो, ये सारे के सारे लोग ऊंची जाति के लोग थे। और उन लोगों ने कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जब 100 में 60 का नारा दिया था तो पहले कहा कि इनको नमक बनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नमक अपने ऊपर में घमंड नहीं कर बैठे कि हम ही स्वाद को बनाते हैं बिगाड़ते हैं, उनको खाद बनना चाहिए। तो वो खाद बनते रहे और खाद बन करके जो है ये क्या कहते कि है इन्होंने मायावती को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने हम लोगों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी में हर पार्टी के लोगों ने जो मैं आपसे अदब के साथ कहना चाहूंगा कि आप अगर जो सदन में नहीं है उनका नाम ले रहे तो अदब से नाम लीजिए। अच्छा ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहन मायावती जी, और आप इस तरह से अगर बात कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के बात करिए। सॉरी आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत करिए। अरे हमने सुनिए, हमने कहा दिया, आपने कहा मैं बहन, मेरी प्यारी बहन मायावती जी, जिनको आप लोगों ने उनकी वजह से आज आप बैठे ठीक हो, आप अपनी बात कहें हो माननीय मिश्रा जी और अन्य, प्लीज आप माननीय पासवान जी की बातों के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप कहें। हम उसमें क्यों जाते हैं? उसमें मैं तो कहा ना, मैं कृपया बैठे। अध्यक्ष जी, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मैं एमएलए बना था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1969 में और ये 50वां साल है। अब वो यदि कोई कहते हैं कि फलना आदमी हमको राजनीति में लाया है तो मैं नहीं कह सकता हूं। ये रिकॉर्डेड चीज है कि मैं 1969 में एमएलए बना, आज 50 साल हो रहा है, और कौन लाए किसको नहीं लाए हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो ऊंची जाति के लोग थे हर पार्टी में, उन लोगों ने आज तक खाद बनने का काम किया और उन लोगों की हमेशा उन लोगों ने जो है अपने ही जाति के लोगों से गाली सुनने का काम किया। और आज यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए, जिनके पास में आज़ादी के समय में 10 बीघा जमीन था, आज उसके पास में 5 कट्ठा जमीन है, वो भी क्या कहते हैं कि आज गरीब हो गए हैं। और संविधान में क्या कहते हैं गरीब की बात की जाती है और हमेशा हम लोग कन्फ्रंटेशन होते रहता था। जब दलितों का आरक्षण का मामला आया था तो सब लोग कहते थे कि पिछले मंडल कमीशन के समय में कहते थे कि मंडल कमीशन को आप क्यों सपोर्ट करते हो। हम लोगों ने कहा कि डबल लॉक लगेगा, नहीं तो क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर देगा कोई। तो हम लोग मिल करके क्या कहते हैं कि लड़े। और आज क्या कहते हैं कि जब ऊंची जाति के गरीब का मामला आया है तो प्लीज टेक योर सीट। सब लोगों का, यू आर सच ए सीनियर मेंबर, मिस्टर रंगराजन, यू आर सच ए सीनियर मेंबर, यू प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर सीट। हम सब लोगों का फर्ज बनता है, हम प्लीज टेक, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम सब लोग मिल करके जो है हम लोग लड़ने का क्या करते हैं, प्लीज काम करें। दूसरा जो है, मंडल कमीशन के समय में मैं मंत्री था, तो मैं आपसे I'll come to you. Let him finish. I'll come. Please complete. तो I'll come. Let him complete. तो उपाध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का सवाल आता, I'm coming. I've already told you, Mr. Rangarajan. Please. जब नरेंद्र मोदी जी का सवाल आता था तो सब लोग, यही लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और जब क्या कहते हैं कि जब हम लोगों ने दलित
दलित जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट दिया जो बीएसपी की नेता सुप्रीमो ने अपने जो 2007 में जो है जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने कहा था इसका मिसयूज हो रहा है और इसमें संशोधन होना चाहिए और एक गिरफ्तारी के पहले इसका क्या कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। उसी के आधार पर उन्होंने दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है जब पास करके दोनों सदन में के खिलाफ में लोगों ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, कुछ लोगों ने, सब लोग चुप्पी लगा दिए, सब लोग कोई बोले नहीं कि क्यों आप कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आसान है कहना, बड़ा आसान है, और करना क्या कहते हैं बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ में दलित भी है, आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है। बाबरी बहुत हल्ला हो रहा था, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। प्रधानमंत्री ने सीधे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही हमको मान्य होगा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए थे तो संसद भवन के सामने में उन्होंने कहा था कि ये संसद हमारा मंदिर है और संविधान हमारा धर्म है, हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। इसलिए ये लोग हम कहना चाहते हैं, मैं कृपया क्यों देखें अपनी बात कहें। अध्यक्ष जी I'm coming. उपाध्यक्ष जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में मनमोहन सिंह जी को मैं नहीं जानता हूं किस जाति के हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी ऊंची जाति के लोग रहे हैं और सारी ऊंची जाति के रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है ऊंची जाति के लिए आरक्षण की बात नहीं की, गरीब लोगों के लिए। और आज एक गरीब का बेटा, पिछड़ी जाति का बेटा यदि ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की बात कर रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। ये आरक्षण दलित आदिवासी और पिछड़ों के आरक्षण को काट करके नहीं हो रहा है, ये अलग से क्या कहते हैं दिया जा रहा है। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, लोगों के मन को टटोलिए। कल से जब मामला आया है, सामाजिक समरसता इस तरीके से समाज में हो गया है कि सब लोग एक साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ऊंची जाति के गरीब लोग, सब लोग एक साथ मिल करके जो है सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग चाहते हैं, हाँ हम जरूर चाहते हैं कि ये जो 60% आरक्षण है, ये 60% आरक्षण के खिलाफ में कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। उसके लिए हम लोग जरूर चाहते हैं कि इसको संविधान की जो है 9वीं सूची में डाला जाए। हम ये भी चाहते हैं कि नौकरी कम हो रही है तो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण हो। हम ये भी चाहते हैं कि जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, जिसमें हर तबके के लोगों को, दलित, पिछड़ा, ऊंची जाति में जो मेरिटोरियस लोग हैं उनको भी आने का मौका मिले। लेकिन आज ये बिल आया है, इसको आप पास कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, फिर दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये सारी चीज को हम लोग लागू करेंगे। मैं माननीय सतीश सम्मानीय अध्यक्ष जी, पूरी चर्चा पर सरकार का जवाब तो कल मैं दूंगा, परंतु अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई है जिसको सुनकर मुझे लगता है कि आज रात के लिए भी देश की जनता में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। तो वो चीजों की स्पष्टता करने के मर्यादित उद्देश्य से मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का
और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मान्यवर, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें हैं और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं होगा। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता होगी। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं, मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। मान्यवर, अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है, 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया कोई भी एक मिनट मेरा समाप्त तो होने दीजिए, समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर समाप्त तो होने दीजिए। अरे पर बीच में कैसे करेंगे आप? मैं अभी बैठ जाइए, उसका भी जवाब देता हूं। आपको जवाब चाहिए ना, देता हूं। मान्यवर, कृपया ये बिल के
जो इंटरप्रिटेशन है, इसको अधिकृत रूप से बिल को पायलट करने वाले मंत्री के रूप में मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं। मैं मेरी जिम्मेदारी समझ रहा हूं। जो भ्रांति फैला रहे हैं वो शायद न समझते हैं, तो उसके लिए मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। मान्यवर वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि किसने कहा? मैं अमित शाह भारत का गृह मंत्री कह रहा हूं, जो इस बिल को पायलट किया। दूसरी बात, सुनिए ना, बिल में कहां है और कहां से ड्रॉ कर मैं आंकड़े निकालता हूं। मैं कल उनको जब डिटेल जवाब दूंगा तब बता दूंगा, मगर वो सुनने के लिए बैठे वॉकआउट न कर जाए। बाकी मैं डिटेल केजी के बच्चे को समझ में आए इतनी सरलता से इनको मैं समझा दूंगा। उनको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। मान्यवर, जनगणना जिनका डिटेल अभ्यास है उनको मालूम होगा, जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया, ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे। आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा, मेरा कल समय ले ले, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है। कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। मान्यवर,
एक वाक्य आया कि तमिलनाडु बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और ये नया एक्ट आ गया। मान्यवर, मान्यवर, मैं स्पष्टता से कह देता हूं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तभी लागू होगी जब पार्लियामेंट इसको स्वीकार करके करेगी और राष्ट्रपति महोदय इस पर अपना मंजूरी का मोहर लगाएंगी। तो ये 2029 के पहले होने का सवाल नहीं है। 29 तक भी जो चुनाव होंगे वो सारे पुरानी सीटों पर ही होंगे, पुरानी व्यवस्था में होंगे। तो अखिलेश जी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ 27 की बात कर रहा हूं, यहाँ हालांकि वो जीतेंगे नहीं, वो अलग बात है, मगर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहा गया कि सत्ता बनाए रखने की लालसा में ला गया है। मान्यवर, ऐसा जो लोग कहते हैं कि कुछ नेता 130 करोड़ की आबादी के जनमत को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो हमारी शक्तियों के आकलन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हम तो उस बात में मानने वाले हैं, लोकतंत्र में सत्ता नागरिक के वोट से और नागरिक के दिमाग से ही तय होती है। राजनेता, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकती। 130 करोड़ का जनमत कौन मैनिपुलेट कर सकता है साहब? और अगर कर पाते तो हम तो जीतते ही नहीं। आप सत्ता में बैठे थे, हम कैसे जीतते? मान्यवर, इमरजेंसी डालने के बाद भी जनमत मैनिपुलेट नहीं होता है, इस देश का इतिहास है। और जहां तक लोकतंत्र को खत्म करने की बात करी है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, इस सदन में एक सांसद के नाते कहता हूं, किसी की भी ताकत नहीं है इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की। जिन्होंने प्रयास किए हैं इमरजेंसी के वक्त, जनता ने उनको खत्म कर दिया था, लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ। और मान्यवर, लोकतंत्र इस तरह से खत्म नहीं मलविंदर सिंह